Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Debojit, and today I will continue the chapter Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India, and it is a part 5. Okay, as for now, we have completed total 4 part of this chapter, and I think इस पार्ट के बाद और एक भी पार्ट आएगा पार्ट 6 एंड दैट विल बी द फाइनल पार्ट. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में. ठीक है. इन सितंबर 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. ये तो आपको पता ही है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. ठीक है. एम के गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ हिटलर एंड द नाजीज. देखो, सबसे पहली बात, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बिटवीन, देखो यहाँ पे. ठीक है, देखो दो कंट्री के बीच में हुआ था. एक था एलाइड पावर, ठीक है, और एक था एक्सिस पावर. एलाइड पावर में कौन कौन था? एलाइड पावर में था यूएसए, उसके बाद था यूके, ठीक है, उसके बाद था यहाँ पे सोवियत यूनियन, उसके बाद था फ्रांस. ठीक है. और एक्सिस पावर में कौन कौन था? एक्सिस पावर में था जैसे जर्मनी, ठीक है, उसके बाद था इटली एंड था जापान. ठीक है. तो ये दोनों कंट्री के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. तो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, इंडिया यूके के अंडर पे था, तो ऑब्वियसली इंडिया एलाइड पावर के पार्ट था. लेकिन ये जो जर्मनी था ये यूके के अगेंस्ट में था. और गांधी जी या नेहरू जी यहाँ पे जर्मनी के जो रूलर थे उस टाइम पे, हिटलर, तो उसके खिलाफ थे. ठीक है. तो उसके बाद देखो, therefore they promised the British to provide the support of the Congress to their war effort. इस वजह से क्या किया गांधी जी नेहरू जी ने डिसाइड किया, ठीक है, अगर ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ ये वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा है तो हम भी ब्रिटिश को हेल्प करेंगे. लेकिन इन रिटर्न दे आस्क्ड टू ग्रांट इंडिया ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस. लेकिन उसके बदले में ब्रिटिश को इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना चाहिए. ठीक है. द ऑफर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ऑफर गांधी जी नेहरू जी ने दिया था कि इंडियंस को और इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना चाहिए, लेकिन ये जो ऑफर था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था. ठीक है. उसके बाद देखते हैं, एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन अक्टूबर 1939. तो हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था कि इलेक्शन हुआ था 1937 में. तो उसके 2 साल के बाद इस घटना की वजह से कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? रिजाइन किया. बिटवीन 1940 एंड 1941 द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह टू पुट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. उसके बाद 1940 एंड 41 के बीच में कांग्रेस ने क्या किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह का ऑर्गेनाइज किया. आपको पता है इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने लास्ट क्लास में ही कवर किया था. एक्चुअली ये क्या होता है? ये होता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट बाय इंडिविजुअल. ठीक है. मास मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि मास मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे. लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या होता था? इंडिविजुअल जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करता था. और आपको पता ही है उस टाइम पे पहला जो सत्याग्रही था कौन अरेस्ट हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है. उसके बाद इन 1942 चर्चिल was pressurized to send one of his minister Sir Stafford Cripps to negotiate with the Indian political parties seeking their support in the war that Britain was engaging in Europe. उसके बाद जब 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जापान ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 पे. और जापान के आने के बाद पूरा जापान उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सिनेरियो पे डोमिनेट करता था. ठीक है. तो ब्रिटिश को भी लगा कि इंडियंस भी हमें सपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम पे. उसको भी डर था कि जापान कहीं इंडिया पे अटैक ना कर दे, इंडिया हमारे हाथ से नहीं ले ले. ठीक है. क्योंकि जापान ऑलरेडी जो साउथ ईस्ट एशिया के कॉलोनीज थे ब्रिटिश के, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वो सारे जगह पे जापान ने अपना कंट्रोल बना लिया था. तो उसका नेक्स्ट टारगेट इंडिया ही था. ठीक है. तो एक्चुअली ब्रिटिश को डर लगने लगा कि ये
जो वार चल रहा है इसमें इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और जापान भी अटैक कर देगा। इसके वजह से ब्रिटिश के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने उसका एक मिनिस्टर भेजा जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और 1942 पे आया था। क्यों? क्योंकि इंडियंस के साथ कुछ नेगोशिएशंस करेंगे ताकि इंडियंस इस वार पे ब्रिटिश को सपोर्ट कर दे। ठीक है। ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑफर्ड टू इंडिया। देखो हमें क्या क्या ऑफर दिया गया वो देखो, विच इंक्लूडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस। क्योंकि ब्रिटिश ने बोला ठीक है वार के बाद आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, क्योंकि लेकिन हमें तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं। क्योंकि क्या हुआ था 19 लाहौर सेशन आपको याद है 1929 जब लाहौर सेशन हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज, तो हमें ये अभी तो नहीं चाहिए और ब्रिटिश हमें ये दे रहा था, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए पूर्ण स्वराज। इसलिए गांधी जी ने बोला था कि एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ब्रिटिश ने ऑफर किया हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश करने के लिए। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है, एक बॉडी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इंडिया के लिए तो नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि हम आपको नए कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड द राइट ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जितने भी प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, जैसे बंगाल हो गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, तो उनको जितने भी प्रोविंसेस थे वो अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये था ब्रिटिश के कुछ ऑफर्स। ठीक है, हाउएवर द क्रिप्स मिशन फेल्ड। क्यों फेल्ड हुआ था? क्योंकि हमें तो अब चाहिए नहीं डोमिनियन स्टेटस, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके वजह से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। एंड गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और गांधी जी ने डिसाइड किया बस अब बहुत हो गया, अब हम थर्ड जो मूवमेंट स्टार्ट करने वाला है अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। अदर फैक्टर्स व्हिच लीड to the Quit India movement was the fear of Japan attacking India, the terror in the East Bengal, and the fact that India has realized that British could not defend the country anymore. देखो कुछ रीजंस थे गांधी जी ने क्यों ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली इसका एक मेजर रीजन था कि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, क्योंकि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। दूसरा रीजन क्या था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान उस टाइम पे पीक पे था, सबको तहस नहस कर रहे थे, तो जापान कहीं इंडिया पे अटैक ना कर दे, ये डर से गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। एंड टेरर इन द वेस्ट बंगाल, उस टाइम बंगाल पे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, सबको ब्रिटिश ने अप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लीडर्स को जेल भेजना स्टार्ट कर दिया, और बंगाल के हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। प्राइस जो चीज़ों की प्राइस थी वो आसमान छू रहे थे। ठीक है, और खाने की बहुत दिक्कत थी, इसलिए 1943 में एक फेमाइन भी हुआ था बंगाल पे इसके वजह से। ठीक है, एंड इंडिया हैड रियलाइज दैट ब्रिटिश कुड नॉट डिफेंड दिस कंट्री एनीमोर। ऑब्वियसली इंडियंस को पता चल चुका था कि ब्रिटिश अब ये कंट्री को डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जापान बहुत एग्रेसिवली अटैक कर रहा है। जापान जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, सबको जापान ने अपने कब्जे पे ले लिया था, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया को भी डिफेंड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली इन 19 अगस्त 1942 गांधी जी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। और फाइनली ये डेट आपको याद रखना है, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था? अगस्त 1942 पे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसका ही नाम था अगस्त मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान्ड ऑन 8 August 1942 in Bombay by the All India Congress Committee declaring its demand for an immediate end of the British rule। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के एक रेजोल्यूशन पास किया था उस टाइम पे। कांग्रेस ने भी बोला था कि अब तो यही टाइम है कि ब्रिटिश को पूरा इंडिया से हटाना है और क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करना है। द नेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो ये जो स्लोगन दिया था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही दिया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है जो गांधी जी ने डू और डाई स्लोगन दिया था किस टाइम पे दिया था, वो मूवमेंट के नाम लिखेंगे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये आंसर कौन सा होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट,
इमीडिएटली द कांग्रेस वाज बैंड। ऑब्वियसली जब कोई नई मूवमेंट स्टार्ट होता है तो कांग्रेस को तो बैन होना बनता ही है। ब्रिटिश ने कांग्रेस को बैन कर दिया एंड गांधी एंड मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर वर स्विफ्टली अरेस्टेड। और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश ने। द पीपल हाउएवर अनस्टॉपेबल। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, 1942 जो गांधी जी ने लॉन्च किया था वहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि जितने भी टॉप लीडर्स है एंड कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स है उस टाइम को ब्रिटिश को अरेस्ट कर ही लेंगे, लेकिन उन लोगों के अरेस्ट होने के बाद भी जो इंडिविजुअल है वो खुद को फ्री मान के ये प्रोटेस्ट को, ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है इसको आगे ले जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी की बात मानकर, हालांकि गांधी जी और जितने भी लीडर्स थे वो अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन ये जो मूवमेंट था वो अनस्टॉपेबल था। लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। the people attacked all the symbols of the British government, क्योंकि इस टाइम पे लीडर नहीं था कोई, क्योंकि गांधी जी और बड़े बड़े लीडर सब जेल में थे। तो यहाँ पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ, लोगों ने अपना कंट्रोल ही खो दिया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जैसे रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया उसको तहस नहस कर दिया, लॉ कोर्ट को तहस नहस कर दिया, पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको तोड़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। रेलवे लाइंस, जितना भी रेलवे लाइंस थे सबको डैमेज कर दिया एंड टेलीग्राफ लाइंस वर कट। एक्चुअली टेलीग्राम्स क्या है, सॉरी टेलीग्राफ क्या है, टेलीग्राफ एक्चुअली एक डिवाइस है जिसपे जो हमारा जो रिटन मैसेज है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए भेजा जा सकता है। एक्चुअली ये कम्युनिकेशंस की जरिया थे, ठीक है, उस टाइम पे। इन सम प्लेसेस पीपल एवन सेट अप देयर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। किसी किसी प्लेस पे तो ब्रिटिश भी नहीं था, कांग्रेस के लीडर्स भी नहीं थे, इसलिए लोगों ने अपना गवर्नमेंट ही बना डाला। ठीक है, the movement marked a new high in terms of participation of masses in the national struggle for the freedom। और ये एक पिक टाइम था जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, स्टूडेंट्स, वोमेन, पीजेंट्स एंड वर्कर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इंडिपेंडेंस वॉज नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ बार्गेनिंग। तो अब जो इंडिविजुअल लोग थे, इंडियंस थे, उन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकता और फ्यूचर नेगोशिएशन भी ब्रिटिश के साथ नहीं हो सकता। ये अब इंडिपेंडेंस है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ पावर, कि ब्रिटिश जितने भी पावर्स थे वो इंडिया के जितने भी लीडर्स है उसको ट्रांसफर करे और ब्रिटिश ऐसा चले जाए। तो ये था अब इंडिपेंडेंस का मीनिंग हमारे लिए। ठीक है, चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यही तक था जो इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। अब स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखो, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1942, तो 1942 में क्या हुआ था, क्योंकि सारे कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे और लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई लीडर्स बाहर ही नहीं था, तो लोगों बेकाबू हो गया। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तहस नहस के ब्रिटिश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्ट हो गया, रेलवे लाइन हो गया, टेलीग्राफ लाइन हो गया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो ब्रिटिश भी अपने 4-5 हफ्ते के अंदर पूरा मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि 1942 के दिसंबर आने तक 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग को अरेस्ट कर दिया था ब्रिटिश ने। ठीक है, तो देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी इनसाइड द कंट्री। और ब्रिटिश ने जब रिवोल्ट को सप्रेस किया 1942 पे, तो उसके बाद कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुआ था, कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं हुआ था, छोटा मोटा मूवमेंट भी नहीं हुआ था। ठीक है, टिल द वॉर एंडेड इन 1945। जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये 1945 को एंड हुआ था। ठीक है, तो वार खत्म होने तक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ था उस टाइम पे। द नेशनल मूवमेंट हाउएवर फाउंड ए न्यू एक्सप्रेशन आउटसाइड द कंट्रीज फ्रंटियर। ठीक है, तो इस टाइम पे एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर नहीं, कंट्री के बाहर हुआ था। ठीक है, in 1941 Subhash Chandra Bose, who was twice elected as the president of Indian National Congress, was interned in his own house in Calcutta for his anti-British activities। देखो, सुभाष चंद्र बोस जो 1941 पे एक्चुअली इन्होंने बंगाल पे बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ किया, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ किया था उस टाइम पे। मैं बता दूँ आपको डिटेल्स पे इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिश के हिस्ट्री पे एक जो ब्रिटिश का ऑफिसर था उन लोगों के साथ एक ट्रेजेडी हुआ था जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस टाइम पे क्या हुआ था, 146 ब्रिटिश लोगों को एक छोटे कमरे के अंदर कैद कर रखा था, जिसके वजह से सफोकेशन से उनका मौत हो गया था। तो वो जो दर्दनाक हिस्सा था उसको ताज़ा रखने के लिए, उसको मतलब मेमोरेबल रखने के लिए ब्रिटिश ने कलकत्ता पे क्या किया था, एक मोनूमेंट बनाया था।
ठीक है, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि इसका क्या ज़रूरत है, इसको हटाओ आप। तो इसके वजह से क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी को अब अरेस्ट कर लिया था और जेल में डाल दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जेल पे ही हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था, तो उसके वजह से उनका हेल्थ भी खराब हो चुका था। तो अब उनको जेल से बाहर निकलकर अपने घर पे अरेस्ट कर दिया था, हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, अपने घर पे अरेस्ट किया था उनको, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, तो वो अपने घर पे नहीं रहे। वो क्या किया देखो, बट ही इल्यूडेड पुलिस विजिलेंस एंड वेंट टू अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी एंड अल्टीमेटली टू द बर्मा एंड मलया। देखो यहाँ पे पिक्चर पे आप देख सकते हो, पहले नेताजी ने क्या किया, पहले नेताजी ने कलकत्ता से उन्होंने पहले अफगानिस्तान के रास्ते से जाकर यहाँ पे रशिया पे गया। रशिया पे जाने के बाद उन्होंने जर्मनी पे गया। जर्मनी में उन्होंने हिटलर के साथ कुछ मीटिंग्स के, लेकिन हिटलर को उन्हें लगा कि हिटलर ऐसा कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा, हमें इतना हेल्प नहीं कर सकते। इसके वजह से उन्होंने जर्मनी से निकलकर सीधा जापान के लिए पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था देखो, इन 1943 with the aid of expatriate leader Ras Bihari Bose, the Indian National Army और the आज़ाद हिंद फोर्स was revived। देखो यहीं पे थोड़ा एक फ्लैशबैक है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ था आपको पता है, देखो यहाँ पे 1939 पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कि उस टाइम पे जो सिंगापुर थे, ठीक है, मलेशिया थे, ये एक्चुअली ब्रिटिश के अंडर आते थे, ठीक है। लेकिन जापान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए ब्रिटिश ने एक फौज भेजा था जिसके कैप्टन थे मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह के अंडर एक फौज भेजा था सिंगापुर मलेशिया पे जापानीज आर्मी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन ये जो आर्मी भेजा था ब्रिटिश ने, ये फेल हो चुका था क्योंकि ये जापानीज को डिफेंड नहीं कर सकते थे, और जापानीज इस जितने भी प्लेस थे इस पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। और जितने भी ये आर्मी आए थे इंडिया से ब्रिटिश के जो अंडर थे, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब उनको जेल पे बंदी बना लिया था, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रास बिहारी बोस है, इन्होंने इंडिया से निकलकर, ब्रिटिश के डर की वजह से इंडिया से निकलकर जापान में शेल्टर ले चुका था उस टाइम पे 1925-27 के आसपास, 25-26 के आसपास, ठीक है। तो रास बिहारी बोस जी ने जापानीज अथॉरिटी के साथ और ये मोहन सिंह के साथ डिस्कस करके एक आर्मी खड़ा किया जो कि जापानीज के अंडर था और ब्रिटिश के लिए काम करता था, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, ये जेल में थे और जापानीज आर्मी के अंडर ही थे। तो इन्होंने क्या किया, मोहन सिंह के साथ मिलकर एक आर्मी खड़ा किया जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फोर्स और आज़ाद हिंद आर्मी, ठीक है। तो इसके कैप्टन भी कौन थे, मोहन सिंह थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, मोहन सिंह के साथ और जापानीज गवर्नमेंट के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था। तो इसकी वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने फिर से ये जो इंडियन नेशनल आर्मी था इसको डिसबैंड कर दिया था और मोहन सिंह को फिर से जेल में डाला था, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेताजी का अराइवल। अब देखो, ठीक है, 1943 में जो नेताजी थे उन्होंने जर्मनी से निकलकर उन्होंने जापान पे आ गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, विद द एड ऑफ एक्सपर्ट्रेट नेशनलिस्ट लीडर रास बिहारी बोस, ये सेम रास बिहारी बोस है जिसने मोहन सिंह के साथ मिलकर एक आर्मी बनाया था। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फोर्स वॉज रिवाइव्ड, जो पहले ब्रिटिश बैन कर चुके थे क्योंकि मोहन सिंह के साथ उन लोगों का कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था। तो इसको फिर से रिवाइव किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस जी ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएशन किया या फिर कुछ डिस्कशन किया। उसके बाद ये जो आर्मी था उसको रिवाइव कर दिया गया था। द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह। एक्चुअली ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का पहला आइडिया था ये किसने दिया था, कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो रास बिहारी बोस है उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर एक आर्मी का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश को इंडिया से हटाने के लिए काम कर रहा था, ठीक है। एन इंडियन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द मलया हु हैड टू सरेंडर
टू द जापानीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मोहन सिंह तो हार चुके थे ऑलरेडी जापानीज के अगेंस्ट पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जापानीज ने उनको अरेस्ट कर लिया था। जब रासबिहारी बोस जी ने जापानीज अथॉरिटीज के साथ मिलकर डिस्कस किया, तब जाकर मोहन सिंह को छोड़ दिया और एक इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया, जिसका मेन एम था कि ब्रिटिश को कैसे इंडिया से हटाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन मार्च 1942 ए कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपेट्रिएट इंडियंस वर हेल्ड इन टोक्यो व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, उस टाइम पे 1942 में उसके बाद क्या हुआ था, टोक्यो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। जो भी इंडियन लीडर्स, एक्चुअली ये टर्म जो है ना एक्सपेट्रिएट, इसका मीनिंग क्या है, मतलब पर्सन हु लिव्स आउटसाइड द नेटिव कंट्री, अपने नेटिव कंट्री के बाहर जो लीडर्स रहते थे या फिर पर्सन रहते थे, जिसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। तो एक्सपेट्रिएट इंडियंस मिलकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और फॉर्मेशन क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय ए कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक वेयर रास बिहारी बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द लीग। ठीक है, उसके बाद बैंकॉक पे भी एक मीटिंग हुआ था जिसपे राज बिहारी बोस जी को ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने बनाया था इसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था। एंड ए डिसीजन वाज टेकन टू रेज द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फोर्स। ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड किया था कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हुआ था, इसके बाद हम एक आर्मी का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट था ना, ये नेताजी के आने के पहले हुआ था। ठीक है, क्योंकि पहले ये फॉर्मेशन हुआ था लेकिन बैंड हो गया था। क्यों? क्योंकि वो डिसएग्रीमेंट हुआ था मोहन सिंह के और जापानीज के बीच में। उसके बाद जब नेताजी आए फिर से रिवाइव हुआ ये चीज़। तो ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिलेट करना आप। ठीक है, द बैंकॉक कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान, और यही बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ने सुभाष चंद्र बोस को इन्वाइट किया था कि आप जापान में आओ, यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको रिवाइव करो और ब्रिटिश के खिलाफ आप लड़ सकते हो। इन सिंगापुर 1943 ही फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र आए, उन्होंने 1943 में एक गवर्नमेंट का सेटअप किया जो कि इंडिया से बाहर काम करते थे। इंडिया पे गवर्नमेंट नहीं था, इंडिया के बाहर था, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद सरकार जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका प्राइम मिनिस्टर भी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अब इंडिया पे हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद ही एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले भी एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था जो इंडिया पे नहीं हुआ था, क्योंकि ये था ही इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया पे इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था, जापान में हुआ था, जिसका बोलते हैं आज़ाद हिंद सरकार, हुज ऑब्जेक्ट वाज टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सॉइल। उसका भी यही मकसद था कि ब्रिटिश को कैसे भी करके इंडिया से हटाना है। ठीक है, और इसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? इसका प्राइम मिनिस्टर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका प्राइम मिनिस्टर भी था। उसके बाद द INA was reorganized and apart from the Indian prisoners of war, recruits were sought from civilian, fund were gathered, and a women's regiment called रानी झांसी regiment was formed। देखो, जब नेताजी आए थे जापान में तो उनका दबदबा इतना भयानक था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो तो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो सिविलियंस थे वो भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने लगा। ठीक है, ये इंडियन नेशनल आर्मी के लिए फंड भी कलेक्ट करने लगा। कैसे? इसको फंड की ज़रूरत होती है क्योंकि आर्म्स, एम्यूनेशंस, खाना सब कुछ खरीदना पड़ता है, उसके लिए फंड की भी ज़रूरत होती है। एवन ए वोमेन्स रेजिमेंट कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट वाज फाउंड। ये पहली बार था जहाँ पे एक आर्मी का रेजिमेंट पूरा वोमेन था, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेजिमेंट का जो कैप्टन थे वो थे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द स्लोगन ऑफ द INA इज जय हिंद। ये तो आपको पता ही है। आज भी जो इंडिया के मिलिट्री है, पुलिस है, जो एक स्लोगन करते हैं जय हिंद, वो एक्चुअली INA इंडियन नेशनल आर्मी का ही स्लोगन था। बोस अ फेमस कोट गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मोटिवेट हिज फॉलोअर। उन्होंने एक स्पीच दिया था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये बोलने के बाद सब लोग, जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी लोग थे वो मोटिवेट हो चुके थे। हाउएवर द डिफीट ऑफ जापान एंड सरेंडर इन द वॉर आल्सो लेड टू द इवेंचुअल सरेंडर ऑफ INA। लेकिन ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था, इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था अराकान, मणिपुर एंड नागालैंड की साइड से, और नागालैंड पे उन्होंने आके इंडिया का जो फ्लैग था उस टाइम पे वो भी लहराया था, ब्रिटिश का फ्लैग को हटा के। ठीक है, ये एक्चुअली फर्स्ट अचीवमेंट था ये इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है क्योंकि ये पूरा आर्मी जापान के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि जापान से सपोर्ट मिलता था, जापान में ही फॉर्मेशन हुआ था, जापानीज जो गवर्नमेंट थे उसका सपोर्ट था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 1945 पे
जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, यूएस यूके उन्होंने जीत गया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, जापान को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जापान के ही रेफरेंस पे चलता था, इसलिए इंडियन नेशनल आर्मी का भी सरेंडर हुआ था, हार हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इज रिपोर्टेड टू हैव किल्ड इन ए एयर क्रैश इन अगस्त 1945। उसके बाद 1945 में पता चला कि सुभाष चंद्र बोस एक एयर क्रैश मतलब एरोप्लेन क्रैश में उनका एक मौत हो गया था। इंडियन नेशनलिस्ट praised him for organizing the INA to set up an inspiring example of patriotism before the Indian people। उसके बाद जितने भी इंडियंस नेशनलिस्ट लीडर थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने सबने तारीफ की सुभाष चंद्र बोस जी का, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक आर्मी बनाया था जो इंडिया के लिए फाइट करता था और एक इंडियन गवर्नमेंट भी बनाया था। तो इसे एक एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियटिज्म के जरिए लोगों को बीच में प्रेस करने लगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। एंड द इंडियन आर्मी, ही वॉज हेल्ड बाई नेताजी बाय द एंटायर कंट्री। इसके बाद ही जो सुभाष चंद्र बोस था उसका पहला नाम नेताजी नहीं था, लेकिन ये जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया टवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री, तो इसके वजह से जितना भी कंट्रीज के लोग थे उनको नेताजी बोलने लगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लीड किया। उन्होंने बाहर जाकर एक फॉरेन सॉइल पे जाकर उन्होंने एक आर्मी का फॉर्मेशन किया जो इंडियंस को हेल्प करता था ब्रिटिश को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी, ये पूरे कंट्री के लोगों ने उनको दिया था। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ही था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस पे एक साइड पे था जर्मनी और एक साइड पे था ब्रिटिश। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया के जो लोग थे वो ब्रिटिश से डिमांड करेगा कि हमें आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे, तो आपको हम सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेताजी को ब्रिटिश ने क्या किया था, हाउस अरेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ किए थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद 1942 में नेताजी ने अपना घर जो हाउस अरेस्ट किया था, घर से निकलकर अपना वेश बदलकर उन्होंने अफगानिस्तान गया। उसके बाद अफगानिस्तान के रास्ते से उन्होंने जर्मनी गया। जर्मनी में जाके उन्होंने हिटलर से मिला, लेकिन हिटलर से उतना फ़ायदेमंद उसका डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने जापान की ओर मोड़ लिया था। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था 1942 पे, ये इससे पहले की बात है। ठीक है, 1942 पे जितना भी जापानीज आर्मी था, ठीक है, उन्होंने जाके जितने भी ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, मलेशिया, सिंगापुर, सबको हरा दिया था। और उस पे एक आर्मी था जो कैप्टन मोहन सिंह के अंडर आता था, उसको भी जापानीज आर्मी ने हरा दिया था। ठीक है, और प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब उन लोगों को बंदी बना लिया था और जेल में डाल दिया था। लेकिन उसी टाइम पे रास बिहारी बोस जी का एंट्री होता है। रास बिहारी बोस, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के साथ बात करके ये जो आर्मी उन्होंने बंदी बना लिया था, इसके साथ मिलकर एक इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये मोहन सिंह के साथ जापानीज गवर्नमेंट के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, जिसके वजह से ये जो आर्मी था ये डिसबैंड हो चुका था। एंड जो मोहन सिंह थे उनको बाद में फिर से जेल में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद एंट्री होता है 1943 पे सुभाष चंद्र बोस जी का। इन्होंने आके पहले ये जो इंडियन नेशनल आर्मी था इसको रिवाइव किया। ठीक है, रिवाइव करने के बाद अपना एक खुद का सरकार बनाया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं आजाद हिंद सरकार। उसके बाद उन्होंने नागालैंड, मणिपुर पे अटैक किया था टू ब्रिटिश को हटाने के लिए। उन्हें जीत भी मिला था उस टाइम पे, लेकिन फाइनली क्या हुआ था 1945 पे जापान हार चुका था, क्योंकि ये इंडियन नेशनल आर्मी पूरे जापान के ऊपर डिपेंडेंट था, इसके वजह से इसको भी सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद 1945 में पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश पे डेथ हो गया था। तो उसके बाद आज़ाद हिंद जो इंडियन नेशनल फोर्स आर्मी था या फिर आज़ाद हिंद फोर्स था, वो भी इतना आगे नहीं चल पाया, तो वही ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी एक इंसिडेंट हुआ था उससे पहले, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी डिस्कस कर लेते थोड़ा 1942 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्योंकि कुछ रीजंस था, जैसे क्रिप्स मिशन उस टाइम पे फेल हो चुका था। ठीक है, बंगाल पे जो टॉर्चर कर रहे थे ब्रिटिश, चीज़ों की दाम बढ़ रहे थे और फेमाइन हुआ था, तो इसकी वजह से गांधी जी ने
फेमाइन एक्चुअली बाद में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट पहले से दिखना चालू हो चुका था। तो इसके वजह से 1942 पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद गांधी जी और जितने भी लीडर्स थे वो अरेस्ट हो चुका था। और क्योंकि कोई लीडर्स नहीं था, इसके वजह से ये जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो चुका था, क्योंकि लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल ही खो चुका था, क्योंकि कोई बताने के लिए कोई लीडर नहीं था। इसके वजह से जितने भी लोग थे वो, रेल स्टेशन हो गया आपका, उसके बाद लॉ कोर्ट हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन हो गया, सब तहस नहस करने में लग गया। तो इसके वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस करने में लग गया। ठीक है, बाई दिसंबर ये चल सकता है, एस्टिमेट सही है एक्चुअली, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। लिटरली ब्रिटिश ने इतना टॉर्चर सह चुके थे वो लोग कि लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके तुरंत बाद ये जो मूवमेंट था एक्चुअली ये खत्म हो चुका था, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको मतलब बहुत एग्रेसिवली उनको ये मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, लोगों को अरेस्ट करके, लोगों को मार के, फायरिंग करके, तो ये मूवमेंट ख़त्म हो चुका था। आई थिंक यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर में डिस्कस किया हमने। एक तो इंटरनेशनल आर्मी और एक था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद एक्चुअली और एक वीडियो आएगा जिस पे आपका फाइनल जो ख़त्म होगा ये चैप्टर कंक्लूड होगा। और आई प्रॉमिस कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। 5 पार्ट आ चुका है और एक पार्ट आएगा, दैट मीन्स द 6th पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, आपका अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर क्रोनोलॉजी समझने में या फिर इंटरनेशनल आर्मी के क्रोनोलॉजी समझने में कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लास्ट पार्ट और अगली वीडियो में।